दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। और आज जो आप लोगों को क्लास तैयार किया गया है वो कैरिकुलम का जो पेपर है, पेपर 6 है, वही पेपर रहेगा और इसका पार्ट 2 है। और आज कुछ टॉपिक्स जो सिलेक्ट किए गए हैं वो आप लोगों के बीच में डिस्कस होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है मूल्यांकन। मतलब आप मूल्यांकन के बारे में जानेंगे, मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन क्यों ज़रूरी है, अगर मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें क्या नहीं पता चलेगा, और इतना ही क्यों ज़रूरी है मूल्यांकन। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। मूल्यांकन को इंग्लिश में इवैल्यूएशन कहते हैं। तो मूल्यांकन का मतलब यही है कि जब जैसे मान लीजिए हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो चाहे अदरवाइज़ कोई भी काम हो, तो जब तक हम उसको इवैल्यूएट नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि मतलब हमने जो काम किया है वो कहाँ तक पहुँचा। जैसे टीचर हैं, जो जो टीचर हैं वो बच्चे को पढ़ाते हैं तो लास्ट में उसका इवैल्यूएट करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ, जो भी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है उसमें से बच्चा सीखा कितना। अगर टीचर नहीं पूछते हैं उस बच्चे से जो भी पढ़ाए हैं, चाहे पोयम हो, चाहे नंबर्स हों, अल्फ़ाबेट्स हों या कंसोनेंट वोवेल्स हों, कुछ भी जो भी पढ़ाए हों, अगर वो उससे संबंधित पढ़ाने के बाद अगर उससे संबंधित नहीं पूछते हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि मतलब मतलब जो बच्चा है उसको कितना आया, वो कितना समझा। तो इसीलिए मूल्यांकन ज़रूरी है कि जो भी काम कराया गया है, जो भी पढ़ाया गया है, समझाया गया है, उसमें से बच्चे को समझ में कितना आया है। तो इसके वजह से इवैल्यूएशन किया जाता है, ताकि एक उसका जो पैरामीटर्स है जो उसको किया जा सके, एक पता लगाया जा सके मतलब कि लेवल क्या है बच्चे का। जो मतलब जो भी काम करवाया गया, पढ़ाया गया, सिखाया गया, उसके बाद पढ़ाने और सिखाने लिखाने जो भी है, पढ़ाने के बाद, शिक्षित करने के बाद, वो जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है उसको करवाने के बाद उसका लेवल क्या है। तो उस लेवल को चेक करने के लिए इवैल्यूएशन किया जाता है। तो यहाँ पर विधियों का बात किया गया है। और मौखिक हो गया है, मतलब वर्बल प्रश्न कुछ क्वेश्चनिंग करके या उससे संबंधित कुछ पूछ के, वर्क देकर, फिर होमवर्क मतलब स्कूल का काम देकर, स्कूल में ही काम जो तुरंत करवा ले जाता है, 1-2 क्वेश्चन दे दिए लिख के दिखाओ, या 4 लाइन का पोयम दे दिए लिख के दिखाओ, फिर होमवर्क दे देते हैं। छात्र का जो बिहेवियर है, स्टूडेंट बिहेवियर है, उसमें उसका थोड़ा सा जांच करते हैं, चेक करते हैं। फिर साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू एक होता है, फिर लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक, इन सारे चीज़ों के माध्यम से बच्चे का जो एबिलिटी है एंड कैपेसिटी है उसको मेजरमेंट किया जाता है, उसको मापा जाता है। तो जिससे कि पता चलता है कि हाँ, बच्चे का क्या लेवल है, कितनी क्षमता है, उसी के हिसाब से तब सारा काम किया जाएगा। और बच्चों में जो समग्र मतलब टोटल जो बिहेवियर परिवर्तन हो रहा है, उन सारे चीज़ों का इवैल्यूएशन किया जाता है। तो फिर आगे चलेंगे परिभाषा के रूप में, परिभाषा को पढ़ेंगे हम लोग। परिभाषा देख लेते हैं क्या है। परिभाषा जो दिया रैमर्स एंड गेज ने कहा है, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय मतलब डिजायरेबल, मतलब या एक कह सकते हैं आकर्षक या श्रेष्ठ, अच्छा जो है, श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं इसको, वांछनीय को, डिजायरेबल को श्रेष्ठ भी हम लोग बोल सकते हैं, कहीं कहीं बेस्ट भी लिखा जाता है। इसको मानकर हम लोग चलते हैं, जो अच्छा है उसकी दृष्टिकोण में, दोनों मतलब व्यक्ति और समाज के दृष्टिकोण में जो अच्छा है वो क्या है, उसको मानकर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब उसमें अच्छा में क्या है, मतलब डिजायरेबल होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, मूल्यांकन व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि में अच्छा होना चाहिए, बस उसका एक ही मतलब है, व्यक्ति और समाज की दृष्टि में अच्छा होना चाहिए। बस इतना लिख दीजिए, आपका एक परिभाषा हो जाएगा। फिर टारगेर्सन के अनुसार क्या है, और एडम्स, मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया हो जाएगा, यहाँ पर प्रक्रिया होगा, ठीक है, का मूल्य निश्चित करना
और इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य, आप शैक्षिक मूल्यांकन का बात कर रहे हैं लोग, शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना। मतलब जो उससे शिक्षा से संबंधित जो भी बच्चा सीखा है और उससे जो प्रोडक्शन, जो मतलब उसको एक्सपीरियंस मिला, उसका जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में डिसीजन लेना या डिसीजन देना कि हाँ सही है, गलत है, कितना सही है, अभी कितना इम्प्रूवमेंट करना है, अभी कितना और सीखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में टारगेशन बता रहे हैं। नंबर 3 का बात करेंगे, कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन ने क्या कहा है? मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, ठीक है, और जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अगर मूल्यांकन नहीं होगा तो फिर उसका लेवल नहीं पता चलेगा कहाँ तक पहुँचे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मतलब घनिष्ठ रूप से संबंधित है, जो उस उद्देश्य है उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है। और वो बोल रहे हैं कि मतलब यह एक क्रमिक मतलब सीक्वेंस, सीरियल से चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हम पहले तुरंत मूल्यांकन ही कर लेंगे, हम पहले मूल्यांकन से पहले का जो काम है वो करवाते हैं, उसके बाद मूल्यांकन करवाते हैं। फिर अगला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये क्या कह रहे हैं, चलिए इनके बारे में भी, इनका भी देख लेते हैं अपना। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात होता है, मतलब पता चलता है कि उद्देश्य की सीमा तक प्राप्त हुआ है। जाहिर सी बात है, वही है, आपने एक बच्चे को गोला दे दिया, वो भर दिया, तो फिर बाद में चेक करेंगे ना कि मतलब जो गोला है जिस हिसाब से भरना चाहिए उस हिसाब से भरा है कि नहीं भरा है, पूरा भरा है कि नहीं भरा है, तो तभी जाके पता चलेगा। जैसे अभी ये दे दिया गया, आप इसको बोल दिए बच्चे को कि इसको भरो, अब बच्चा अच्छे से भर रहा है कि नहीं भर रहा है, एकदम ऐसा तो नहीं कि कलर जो है वो बाहर चला जा रहा है, तो वो जब जांच करेंगे आप तभी जाके पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चल पाएगा। तो और फिर हाँ, कहाँ प्रक्रिया जिसके द्वारा ज्ञात होता है उद्देश्य की सीमा तक प्राप्त हुआ, क्लास में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभाव उत्पादक रहे और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए, वही सारा सब कुछ है। एक्सपीरियंस का बात कर रहा है, इफ़ेक्ट का बात कर रहे हैं, फिर एम्स का बात कर रहे हैं, जो ऊपर है वही सारा सब कुछ बात है। फिर हम लोग बात करेंगे इसके प्रकार का, मूल्यांकन का जो टाइप्स है उसके प्रकार के बारे में। एक होता है रचनात्मक और एक होता है योगात्मक। योगात्मक का मतलब आप समझ रहे हैं, योग का मतलब टोटल से संबंधित है, TO मतलब टोटल मतलब जोड़ना, मतलब लास्ट में जो मिल जाए हमको वो है, क्या मिला। तो चलिए पहले 1 बाय 1 करते हैं। जब शैक्षिक योजना अपनी प्रारंभिक या निर्माण अवस्था में हो और उसका मूल्यांकन कर सुधार किया जाए, मतलब इसमें कुल मिला के बच्चे का जो प्रभावशीलता है, गुणवत्ता है, वांछनीयता है, उपयोगिता है, इन सारी चीज़ों पर हम जोर देते हैं, इन सारी चीज़ों पर जोर देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है, परीक्षा और विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं उनके नॉलेज का जो उनका ज्ञान है या नॉलेज है उसका इवेल्युएशन किया जाता है और उसी के आधार पर हमको पता चलता है कि मतलब बच्चे की क्या कंडीशन है, क्या क्वालिटी है। और इन दोनों को मतलब शिक्षक और छात्र दोनों अपनी कमियों को दूर करने और गुणवत्ता सुधारने का अवसर मिलता है। भाई पर चेक करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा, और नहीं चेक करेंगे तो फिर जो गलत सही है, कॉपियाँ क्यों चेक करवाई जाती हैं लास्ट में, तो इसीलिए चेक करवाया जाता है कि मतलब जो भी काम करवाया गया है वो सही किया है कि नहीं किया है। तो जहाँ पे गलतियाँ होती हैं वहाँ पर उसको मार्क किया जाता है और करेक्शन के लिए भेजा जाता है, सुधार करने के लिए बोला जाता है। तो ये इसीलिए किया जाता है कि उसमें दोनों को भी पता चलता हो सकता है टीचर कभी कोई चीज़ गलत पढ़ा दिया हो या गलत बता दिया हो गलती से, तो फिर वहाँ पर टीचर भी उसको अपना सुधार करता है। तो चलिए अगला हम योगात्मक का बात करेंगे। योगात्मक मूल्यांकन में क्या हो गया, टोटल का बात कर रहा है यहाँ पर, मतलब किसी शैक्षिक कार्यक्रम को अंतिम रूप देने, हो गया वही बात कि मतलब वो टोटल का बात कर रहा है कि मतलब जब वो ख़त्म हो गया है तो उसके बाद उसको क्या मिला। तो अंतिम रूप देने में उसे चालू कर देने के पश्चात इसकी सामान्य को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन मतलब योगात्मक कहा जाता है और इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य ज्ञात करना है कि उस योजना या कार्यक्रम को चालू रखा जाए या नहीं, मतलब सही है कि नहीं सही है।
उससे कुछ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं कि बस खाली हवा में चलाए जा रहे हैं। योगात्मक मूल्यांकन का मतलब ही पहले से चल रही योजना को जारी रखना या नहीं का निर्णय लेना है। इसके अतिरिक्त अनेक वैकल्पिक कार्यक्रमों से इसे किसी को जारी रखा जाए या किसी को मतलब किसको छोड़ा जाए और किसको कंटिन्यू किया जाए, इन सारी चीज़ों के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो है योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। और फिर अगला हम लोग बात करेंगे, मतलब इसके काम पर बात करेंगे। मूल्यांकन का क्या काम है। मूल्यांकन का पहला काम क्या है, मतलब शिक्षण कार्य का पता लगाना, क्या पढ़ाना है क्या नहीं। फिर उसके बाद जो छात्र है उसका जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है उसकी पता लगाना। फिर बच्चे का बुद्धि, रुझान, योग्यता, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पता लगाना। उसके बाद जाके हमको सारा काम हम लोग करवाते हैं। फिर मूल्यांकन के शिक्षण कार्य की जो उपलब्धियां हैं उसमें उसका पता लगाना। इसके बाद अगला नेक्स्ट है कि शिक्षण कार्य का जो प्रभाव है उसको पता लगाना और उसी बेसिस पे बच्चे को मोटिवेट करना, जैसे कि बच्चा और जाके अच्छा काम करे। अगर अच्छा कर रहा है तो ठीक है, गलत कर रहा है और जहाँ पे इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है वहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट करना और उसको मोटिवेट करना, जिससे वो काम को अच्छे तरीके से कर सकें। फिर इसके बाद आपके लिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है पाठ्यक्रम अनुकूलन। पाठ्यक्रम तो जानते हैं जो आप पढ़ते हैं, अनुकूलन मतलब जो आपकी ज़रूरत के अनुसार। अनुकूलन क्या है, अनुकूलन जो है आपकी ज़रूरत के अनुसार जो बदला जाए, जैसी ज़रूरत उसी के अनुसार उसको तैयार किया जाए, तो वो हो गया अनुकूलन। अब पाठ्यक्रम का बात आया तो पढ़ने से संबंधित बात कर रहा है वो, तो मतलब जब पढ़ने से संबंधित बात कर रहा है तो फिर हमको क्या करना है, उस जो भी बच्चे को पढ़ाना है हमें उसमें बदलाव करना है। अब बदलाव क्यों करना है, क्योंकि जो सामान्य पाठ्यक्रम है वो उस बच्चे के अनुसार नहीं है, उसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, इसके वजह से हमें उस पाठ्यक्रम में बदलाव करना है। ये शॉर्टकट समझ लेना, अनुकूलन हो जाएगा। तो हमें उसमें उसको बदलाव करना है और जब बदलाव करेंगे उस बच्चे के अनुसार बदलाव करेंगे तब जाके वो उस चीज़ को, उस पाठ्यक्रम को या विषय को, टॉपिक को पढ़ पाएगा। तो उसी लिए हम उसको क्या कहते हैं, उसी ऐसे पाठ्यक्रम को जो बच्चे को ध्यान में रख के तैयार किया जाए या उसमें बच्चे के अनुसार बदलाव किया जाए, उसे हम पाठ्यक्रम अनुकूलन कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षण के पद्धति कुछ पहलुओं को संशोधित करते हैं ताकि शारीरिक या संज्ञानात्मक विशिष्टता वाले जो छात्र हैं वो अपना पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर सकें। तो अगर हम नहीं बदलते हैं, क्योंकि जो बुक्स होते हैं तैयार किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो एज ए नॉर्मल ही तैयार किए जाते हैं। लेकिन अगर जब डिसेबिलिटी का बच्चा उसमें इन्वॉल्व होता है तो फिर हम उस बच्चे के अनुसार उसमें चेंजमेंट करते हैं। तो जिससे कि वो जैसे अब एचआई है, एचआई को हमें पढ़ाना है, कोई भी पोएम पढ़ाना है, कविता कहानी पढ़ाना है या कुछ और पढ़ाना है, तो फिर अब हम उसको, उस कहानी को या पोएम को उस बच्चे के अनुसार तैयार करके लाएंगे, जिससे कि बच्चे को जब पढ़ाया जाए, समझाया जाए तो वो उसको अच्छी तरीके से पढ़ सके, तभी जाके कुछ सीखेगा वो। नहीं ऐसा होगा तो फिर, और क्योंकि नॉर्मल तो वो पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि एज ए नॉर्मल बच्चा तो वो है नहीं, इसलिए वो क्या करेगा। तो इसीलिए पाठ्यक्रम अनुकूलन की ज़रूरत पड़ी। तो समावेशी शिक्षा तो मेन इसका हथियार ही है। पाठ्यक्रम अनुकूलन जो है समावेशी शिक्षा का मेन हथियार है। अगर समावेशी शिक्षा का बात करिए और फिर पाठ्यक्रम अनुकूलन का बात ना करिए तो फिर बेकार ही है। और ये क्या करता है, बाल के जो समावेशी शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पर फोकस करता है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब सब्जेक्ट या टीचर या कुछ इस टाइप का वो नहीं करता है। वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे फोकस करता है कि मतलब बच्चे को ध्यान में रख के सब कुछ तैयार किया जाए, तब जाके होगा। क्योंकि पढ़ना तो बच्चे को है, अब पढ़ाने वाला, अब जब तैयार होगा तो पढ़ाने वाला तो पढ़ा ही सकता है। लेकिन अगर हम बच्चे को ध्यान में रख के करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि वो उसके लेवल का रहेगा, उसमें बच्चा इन्वॉल्व होगा, अच्छी तरीके से वो पढ़ेगा। क्योंकि उस बच्चे को ध्यान में, मतलब उससे संबंधित सारी चीज़ें उसमें डाली जाएंगी। बच्चे का इंटरेस्ट, कैपेसिटी,
ये सारा सब कुछ ध्यान में सब कुछ करके तब जाके मतलब उसका पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिससे कि वो जाहिर सी बात है कि बच्चा उसमें इन्वॉल्व होगा अच्छी तरीके से और वो उससे संबंधित सीखेगा। पाठ्यक्रम को उनकी ज़रूरत के अनुसार ढालना, वही हो गया पाठ्यक्रम अनुकूलन है। और इसको क्या मतलब 4 चरण में बांटा गया है। पहला निदान मतलब समाधान, डिजाइन मतलब तैयार करना, क्रियान्वयन मतलब उससे संबंधित कार्य कर रहे हैं, मूल्यांकन लास्ट में है मतलब इन सारे चीज़ों का जांच पड़ताल करना। ठीक है, हो समझ में आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में, निदान मतलब आप लोग समझते ही हैं कि समाधान करना, समस्या जो भी है उसका। और फिर डिजाइन मतलब उससे संबंधित एक प्रोफार्मा तैयार करना, एक रूपरेखा तैयार करना। फिर क्रियान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ये सारा सब कुछ आप लोग जानते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। पाठ्यक्रम का सिद्धांत होगा। पाठ्यक्रम का सिद्धांत कौन कौन सा है? बाल केंद्रित ऊपर हो चुका है। जीवन से संबंधित आप लोग जानते हैं, बच्चे के जीवन से संबंधित सारा सब कुछ होना चाहिए, तभी जाके वो उपयोगी माना जाएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। फिर सृजनात्मक शक्ति, जो उसके अंदर सृजनात्मक शक्ति है, वो कुछ नया करना चाहता है या कर रहा है, तो उसे हमें डेवलप करना है और उसे हमें सपोर्ट करना। उपयोगिता, जो बच्चे के जीवन से संबंधित उपयोगी हो, उससे ऐसा तैयार किया जाना चाहिए जो उसके जीवन से संबंधित उपयोगी होना चाहिए, नहीं तो सारा सब कुछ बेकार है। और वर्तमान में जो भी शिक्षा व्यवस्था तैयार मतलब जो भी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, वर्तमान में इन सारी चीज़ों को ही ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है। सब्जेक्ट्स और लाइफ से उसके जीवन से संबंधित इन सारी चीज़ों से संबंधित उसमें इन्वॉल्व किया जाता है सब्जेक्ट्स में, जो बच्चे को पढ़ाया जाता है, जिससे कि वो अच्छी तरीके से सीखे। मतलब जीवन से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उन सारी चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। फिर अगला है लक्ष्य, मतलब टारगेट तो होना ही चाहिए। अब टारगेट नहीं तो फिर काहे का पढ़ाई और काहे का पाठ्यक्रम, इन सारी चीज़ों का तो टारगेट होना चाहिए कि मतलब हमको ये प्राप्त करना है, ये बनना है, एक इन सारी चीज़ों का होना चाहिए। और टारगेट जब उसका है तो उस बच्चे के लेवल का सारा सब कुछ प्रिपेयर भी होना चाहिए, तभी वो उसको प्राप्त कर पाएगा। ऐसा नहीं है पढ़ना है क्लास 1 में, अब वो जैसे सपोज दैट मान लीजिए तैयारी कर रहा है वो टीचिंग का, अब सिलेबस पढ़ाया जा रहा है कुछ और, बताया कुछ और जा रहा है, तो फिर कैसे क्या होगा, वो कहाँ प्राप्त कर पाएगा। तो इसके वजह से जो टारगेट्स हैं उसको ध्यान में रखकर बच्चे का सब कुछ तैयार होना चाहिए। फिर भविष्य निर्माण, तो भविष्य का ऐसा पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, ऐसा बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि जो बच्चे का भविष्य है वो अच्छे तरीके से निर्माण हो, और मतलब अच्छे तरीके से हो। उसके जीवन की जो भी चीज़ें हैं जो उसको पढ़ाया जा रहा है, आने वाले समय में वो उपयोगी होना चाहिए, उसका अच्छा भविष्य बने, जिससे कि वो जीवन में कुछ कर सके। ऐसा पढ़ाई नहीं होना चाहिए कि वो कुछ कर ही ना पाए। फिर अगला है पाठ्यक्रम अनुकूल, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दिया गया है, तो मतलब क्या ज़रूरी है उसमें। तो चलिए, तो हम पाठ्यक्रम अनुकूलन का बात करेंगे तो भाषा स्तर का पहले बात करेंगे, मतलब लैंग्वेज लेवल का। फिर अधिगम मतलब सीखना, चिंतन मतलब उस पर सोच विचार, ज्ञान नॉलेज क्या है, फिर लास्ट में आपका मूल्यांकन आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है पूर्व प्राथमिक स्तर पर अधिगम का मतलब आप लोग जानते हैं, सीखना। तो अच्छी तरीके से रहेगा, मतलब उसके अनुसार रहेगा तभी जाके वो सीख पाएगा, और ऐसे तैसे रहेगा तो फिर वो नहीं सीख पाएगा। चिंतन मनन करके सारा सब कुछ होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, तब जाके उसका अच्छे तरीके, तब जाके वो इवेलुएट होगा, इवेलुएशन उसका होगा। इवेलुएशन जो लेवल होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए, जो भी कमियां हों या जो ज़रूरत है उसके अनुसार सारा सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बस फॉर्मेलिटी के लिए कर दिया जाए। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आगे क्या है, आगे है प्राथमिक स्तर पर अनुकूलन करना है। अब प्राथमिक स्तर पर अनुकूलन करना है जो बच्चे का, तो जानते ही हैं। अब हमको जो भी छोटा बच्चा है, HI का छोटा बच्चा है, अब हमको उसको ABCD पढ़ाना है, उसको 1-2 पढ़ाना है, और जो भी है, जो भी हमको उसको पढ़ाना है प्राथमिक स्तर पर, उसके अनुसार हमें
मतलब उसको सॉरी इवेलुएशन नहीं, हमें उसके अनुसार सारा अनुकूलन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। हमें उसके अनुसार जो भी हमको पढ़ाना है, जो मतलब भाषा अगर हमको भाषा उसके अंदर सिखाना है, भाषा पढ़ाना है, भाषा डेवलप करना है, तो उन सारी चीज़ों का हमें करना है। भाषा से संबंधित कोई चीज़ पढ़ाना है तो उसके अनुसार तैयार करना है, या कुछ और जो भी है, एवरीथिंग जो भी है उस बच्चे का। अब पूर्व प्राथमिक लेवल का बच्चा आप लोग जानते ही हैं, तो जो छोटा बच्चा है तो उसको हमें जो भी सिखाना है तो उसके अनुसार हमें सिखाना है, उसको ध्यान में रखना है। जो भी तैयार करना है हमें ऐसा तैयार करना है कि उसके लेवल का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जिसके माध्यम से वो सीख सके। अब वो चाहे 1 2 हो, चाहे अल्फ़ाबेट हो, चाहे हिंदी का अल्फ़ाबेट हो, चाहे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हो, चाहे टेबल्स हो, चाहे नंबर्स हो, कुछ जो भी है, आपको जो भी सिखाना है उसके अनुसार आपको अनुकूलन करना है, उसके लेवल को ध्यान में रख कर। ऐसा नहीं है कि वो पूर्व प्राथमिक का है, आप क्लास 1 का कर दे रहे हैं, ठीक है ना, क्लास 2 का कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप उसके जो भी बच्चा है, यहाँ से बस इतना ही समझ जाइए। आप पूर्व प्राथमिक दिया है, अगर मिडिल क्लास का पूछ लेगा तो आप मिडिल क्लास में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूर्व प्राथमिक का पूछा है तो खाली पूर्व प्राथमिक का ही करेंगे। अगर यहाँ पर पूर्व प्राथमिक को हटा के मिडिल लेवल का अनुकूलन पूछ लेता है तो आप मिडिल लेवल का करेंगे। तो मिडिल लेवल का क्लास का बच्चा आप जानते हैं किस क्लास का मिडिल क्लास से कौन से क्लास का होता है, जो मिडिल लेवल होता है। तो अगर वहाँ पर पूछ रहा है तो फिर वहाँ आप, क्योंकि वहाँ पर उस बच्चे का भाषा जो है उसका डेवलप हो चुका है, आप उसको जो सिखाना चाहते हैं सिखा सकते हैं, लेकिन बस शर्तें इतना है कि आप उसके अनुसार, आपको जिस लेवल का वो बच्चा है उस लेवल का आपको अनुकूलन करना है, इतना ही ध्यान रखना है। अब चाहे वो पूर्व प्राथमिक पूछे, प्राथमिक पूछे, मिडिल पूछे, जो पूछे, आपको बस उस लेवल का ध्यान में रख के बदलाव कर देना है, बात ख़त्म हो जाएगा। मॉन्टेसरी का बात करेंगे तो मॉन्टेसरी जो मेथड है एजुकेशन में, शिक्षा में, तो उनका थोड़ा सा देखेंगे अपन लोग। और यहाँ पर चलिए देखिए, मॉन्टेसरी जो हैं वो विश्व के प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों में से एक थी, और उनका जो जन्म है यूनान में हुआ था 1870 में। तो बहुत ही मतलब प्रतिभाशाली थी, मात्र 24 वर्ष की अवस्था, 24 वर्ष में ही, और 24 वर्ष मतलब 1894, ये हिंदी का है 1894, तो आप लोग समझ लीजिएगा, ये 1870 है और ये 1894, ये हिंदी का लिखा हुआ है। तो इसके 1 मिनट रुकिए, इसको हम इंग्लिश में कर देते हैं। चलिए, अभी इंग्लिश में हो गया है। 1870 में जन्म हुआ और 1894 में उन्होंने मतलब MD, मतलब जो डॉक्टर का एक उपाधि होता है, उन्होंने 24 साल में इसको प्राप्त कर लिया। और इन्होंने शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में अपना बहुत ही अच्छा योगदान दिया। और डॉक्टरी करने, जब मतलब इन्होंने डॉक्टरी कर लिया तो इन्होंने फिर क्या किया है, ये डॉक्टरी करने के बाद जो मंदबुद्धि बच्चे हैं या पिछड़े बच्चे हैं उनका कार्यभार संभाला। तो आप देख लीजिए, ये मंदबुद्धि बच्चे हैं और इन्होंने क्या किया, कार्यभार संभाला। शिक्षा से संबंधित जो भी उन बच्चों का है कि मतलब इनको कैसे सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, क्या दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जाए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए, और जो नहीं पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं तो उसमें उनके लिए क्या किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने काम किया। और सफलतापूर्वक जो भी है तो अच्छे तरीके से उन्होंने जिम्मेदारियों को समझा, जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने काम किया। तो जाहिर सी बात है कि जब जिम्मेदारियों के साथ आप काम करते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही मिलती है, ऐसा नहीं है। फिर अनेक खोज किया, अन्वेषण का मतलब खोज होता है, उन बच्चों की शिक्षा से संबंधित कई तरह का खोज किया। फिर मॉन्टेसरी बच्चों को शिक्षित करने के लिए वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया गया है, और यह विश्वास पर आधारित है कि बच्चे की शिक्षा का निर्माण बच्चे के सभी पहलुओं में कौन कौन सा आएगा, सामाजिक आएगा, भावनात्मक होगा, शारीरिक होगा, शैक्षणिक होगा, इन सारी चीज़ों को विकसित किया जाना चाहिए। और जब इन सारी चीज़ों को विकसित कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चा है वो अच्छी तरीके से सीखेगा, जो भी आप सिखाना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से सीखेगा। फिर हम बात करेंगे मॉन्टेसरी का जो सिद्धांत है, सिद्धांत पे हम बात करेंगे।
तो आप देख लीजिए, पहला जो आपके सामने है वो है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण। मतलब सेंसर का हमें, मतलब जो अपनी सेंसेस होती हैं हमें उनको ट्रेंड करना है। मोंटेसरी जी जो कहती हैं कि जो बच्चों का सेंस है उनको हमें ट्रेंड करना है, जिससे कि क्या हो कि बच्चे अच्छी तरीके से सीख सकें। क्योंकि सेंसेस का आप लोग जानते ही हैं कितना इम्पोर्टेंस है। तो बच्चे का ज्ञान जो सेंसेस है अगर वो अच्छे तरीके से डेवलप होगा, और सेंसेस आप लोग जानते हैं कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो अगर उनका अच्छे तरीके से विकास होगा, उनको अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा अच्छी तरीके से या सही तरीके से सीखेगा। और जब सीखेगा तो उसका जो मेंटल दिमागी स्तर है या मेंटल लेवल है वो उसमें ग्रो होगा, वो बढ़ेगा और वो और अच्छा करने का प्रयास करेगा। फिर मांसपेशियाँ फिर मांसपेशियों की बात करेंगे हम लोग, या स्वतंत्रता का मतलब फ्रीडम, मतलब उसको छूट दिया जाए कि मतलब वो बच्चा करके सीखे, अपने से सीखे। ऐसा नहीं कि उसको बर्डन में रखा जाए या नहीं तुम नहीं कर सकते, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। फ्रीडम का मतलब यहाँ पर ये है, तो उसको मतलब एक छूट दिया जाए कि हाँ तुम अपने मन से करो। जैसे वो नहीं होता करके सीखने वाला, तो उसी से संबंधित है। फिर मांसपेशियों का बात करेंगे, तो मांसपेशियों का भी प्रशिक्षण होना चाहिए कि मतलब वो अच्छी तरीके से डेवलप हो। जो सूक्ष्म कौशल होता है उससे संबंधित, जो वस्तुओं को पकड़ने से संबंधित होता है, जैसे पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, पेन हो गया, इन सारी चीज़ों को मतलब वो अच्छी तरीके से पकड़ पा रहा है कि नहीं पकड़ पा रहा है, उसका मस्कुलर जो सिस्टम है, मांसपेशियाँ जो हैं वो मजबूत है कि नहीं है, तो उनको हमें अच्छे तरीके से बच्चे के अंदर डेवलप करना है। फिर व्यक्तित्व, उसके अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। फिर आत्मविश्वास, तो मतलब बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, जिससे कि बच्चा अच्छे तो मतलब जो भी काम करे उसके अंदर विश्वास होना चाहिए। क्योंकि देख लीजिए आप, बहुत से बच्चे होते हैं पता है चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से वो नहीं मतलब कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाते हैं कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा सही है, लेकिन अगर बाई दफ़े कोई और आके बता दिया, कोई आपके बगल वाला बता दिया इसका ये नहीं वो है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपना वाला काट देंगे, उसका वाला लिख लेंगे। हो सकता है उसका वाला गलत हो, तो वहाँ पर क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और तो इसके मतलब नहीं है, यही चीज़ उन बच्चों में डेवलप किया जाता है। फिर स्वशिक्षा का मतलब होता है सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ना। उसको इस तरीके से तैयार किया जाए, इस तरीके से उसको सब कुछ सिखाया पढ़ाया जाए कि बच्चा वो खुद से करके सीखे और खुद से पढ़े। और जब खुद से पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो मतलब बेस्ट होगा। फिर चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम लोग। आगे कौन सा है आप लोग देख रहे हैं? किंडरगार्टन। किंडरगार्टन मतलब बच्चे का बगीचा। किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चे का बगीचा, बाल उद्यान उसको बोलते हैं। ये किंडरगार्टन जो है जर्मन का शब्द है और 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो किंडर मतलब बच्चा होता है, फिर गार्डन, फिर मतलब क्योंकि उसका मतलब होता है उद्यान या बगीचा। किंडरगार्टन और पूरा अगर इसको हम जोड़ेंगे, तो अगर पूरा जोड़ के समझने का प्रयास करेंगे तो फिर इसका मतलब होता है बाल उद्यान। तो यहाँ पर कुछ इससे संबंधित कुछ सिद्धांत दिए, इनकी पद्धतियाँ हैं। क्या मतलब जो इनका जो सिस्टम प्रणाली है, तो इन्होंने दिया है अपना। पहला तो एकता का दिया है, फिर विकास का, फिर स्वयं क्रिया मतलब खुद से, और ऊपर मतलब वो मोंटेसरी हल्का फुल्का संबंधित है, थोड़ा बहुत संबंधित है। जैसे ये फ्रीडम वाला मिल रहा है, और वहाँ पर था सेल्फ स्टडी का था, यहाँ पर स्वयं क्रिया मतलब सेल्फ एक्टिविटी मतलब खुद से करने से, यहाँ डेवलप से संबंधित है। यहाँ पे यूनिटी का बात कर रहे हैं ये लोग, तो यूनिटी का बात कर रहे हैं मतलब जाहिर सी बात है कि एकता के साथ कोई भी काम होगा तो वो अच्छा होगा। और क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब कोई भी काम अगर यूनिटी से किया जाता है तो वो जाहिर सी बात है कि अच्छा ही होता है। फिर अगला जो है खेल विधि।
खेल विधि आप लोग जानते हैं, मतलब खेलना सबसे बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है। और अगर जो खेल है उसको एजुकेशन में इन्वॉल्व कर दिया जाए तब तो एकदम बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि बच्चे को देख लीजिए, आप पढ़ाना चाहेंगे तो वो पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन आप उससे अगर कह देंगे खेलना है तो कह देगा हाँ खेलना है, चलो खेलते हैं। तो अगर उस खेल के माध्यम से कोई भी चीज़ बच्चे को सिखाना चाहते हो, आप सिखाना चाहते हैं, तो वो उस बच्चे के लिए भी बेस्ट है और मतलब आपके लिए भी बेस्ट है। आपको बोरिंग नहीं होगा, आपको उस बच्चे मतलब खेलेगा भी और मतलब एक साथ कई काम हो जाएंगे, कहने का मतलब। तो ये चीज़ जो है वो फ्रोवेल ने माना कि मतलब ये इसका मतलब जो जन्मदाता माने जाते हैं फ्रोवेल को माना जाता है। और जो आधुनिक समय में है वो है हेनरी कोल्डवेल कुक। ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चों की शिक्षा में इस विधि का प्रबल समर्थन किया, मतलब उन्होंने सपोर्ट किया अच्छी तरीके से, बढ़िया से, कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है। इस विधि में अपना दृढ़ विश्वास और व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा ग्रैंड विश्वास, मतलब मेरा बहुत बड़ा विश्वास है, ग्रैंड विश्वास उन्होंने कह दिया है कि केवल वही कार्य करने योग्य है जो वास्तव में खेल के माध्यम से किया जा सकता है। मतलब जो खेल के माध्यम से किया, उनका मानना है ये, जो खेल के माध्यम से किया जा सकता है वो बहुत ही अच्छा है। और जाहिर सी बात है बच्चे के लिए तो खेल ही सबसे बेस्ट है। तो अगर खेल के माध्यम से किया जाएगा तो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, सोशल होगा और मेंटली होगा। इन सारी चीज़ें जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी, एक्टिवेट होती हैं। आप देख लीजिए बच्चा खेलता तो कितना उसमें फुर्ती रहता है, वही जो बच्चा नहीं खेलता, बैठा रहता है या कुछ नहीं करता है, तो देखिए कितना वो रहता है, एकदम डाउन रहता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे। अगले क्वेश्चन का है खेल सिद्धांत। वो विधि है, ये सिद्धांत है। तो खेल विधि में कौन है पहला, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट में एचआई बच्चे का जो है उसको ध्यान में रखकर उसका इंटरेस्ट, कैपेसिटी और इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम चाहे गेम हो और चाहे पढ़ाई हो, अगर हम अगर आपके पास जैसा बच्चा है उसको ध्यान में अगर आप उसके लिए जो भी तैयार कर रहे हैं तो उस बच्चे के से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो जैसे बच्चे का है तो उसका इंटरेस्ट किस में है और उसकी कैपेसिटी कितना है, इन सारी चीज़ों को हमें इसके हिसाब से हमें सब कुछ तैयार करना है। वो चाहे गेम का से संबंधित हो, चाहे पाठ्यक्रम हो या करिकुलम हो। नेक्स्ट है तो ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाए जिससे कि जो एचआई बच्चे अपने हैं वो क्या है, वो कला हो या विज्ञान हो या और कोई सब्जेक्ट्स हो, उनमें मतलब उन बच्चों को इंटरेस्ट आए, उसमें इंटरेस्ट ले, वो सीखने के लिए वो आगे आएँ, ऐसा इन्वायरमेंट हो। जैसे कोई टीचर होते हैं, 2 टीचर होते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए 2 टीचर हैं, तो उसमें क्या है, एक टीचर जो है थोड़ा बच्चों को मतलब डांटते बहुत ज़्यादा हैं, एक टीचर क्या है बच्चों को कोई भी काम करवाना होता तो प्यार से करवाते हैं। तो अभी जो प्यार से करवाते हैं बच्चे उनके पास ज़्यादा जाएंगे और जो डांटते हैं बच्चे उनके पास कम जाएंगे या मजबूरी में जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके वजह से तो उन बच्चों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाए। अब देखिए नॉर्मल इन्वायरमेंट जो है वो समझ लीजिए इस हिसाब से है कि बच्चे बस किसी तरह काम चलाएंगे, लेकिन अगर उनके अनुसार तैयार किया जाएगा तो समझ लीजिए फिर वो करने के लिए तत्पर होंगे, तो समझ लीजिए अच्छा टीचर हो गया। अगर उनके अनुसार इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है तो समझ लीजिए वो क्या हो गया, एक अच्छा टीचर हो गया। अच्छा टीचर वाला एग्जाम्पल सेटअप होगा कि मतलब बच्चा कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या लेके आए वो ईजिली उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और किसी प्रकार का वो एंग्री यंग मैन नहीं बनते हैं। तो ऐसा इन्वायरमेंट तैयार हो, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे विज्ञान से संबंधित हो, कला से संबंधित हो या अदरवाइज़ कुछ भी हो, बच्चा उसको अच्छी तरीके से सीखे, सीखने में इंटरेस्ट ले या सीखे। और फिर अगला बात करेंगे जो है उसमें क्या है कि जो भी एचआई बच्चे से संबंधित है, अब यहाँ पर जो भी उससे संबंधित एक्टिविटीज़ हैं जो भी वो करना चाहता है तो वो सारी एक्टिविटीज़ ऐसा हो कि जो वो कर, जैसे अब हस्तकार हो, मतलब हाथ से कोई सामान बनाने वाला हो, अभिनय हो मतलब एक्टिंग जो कर रहा हो, एक्सरसाइज हो,
इन सारी चीज़ों या कोई और चीज़ हो जो वो कर सके, जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, तो उन सारे चीज़ों में उस बच्चे को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। फिर रचनात्मक शक्तियों का विकास करना चाहिए जिससे कि वो और अच्छे तरीके से कर सके। फिर अगला है बच्चे के जो लोगों में दृष्टिकोण है ऐसे बच्चों के प्रति उनमें बदलाव करना, उसको चेंज करना कि ऐसा नहीं है कि ये ऐसे हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं है, ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगला है खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति। कौन कौन सी है? किंडरगार्टन है, 2 तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, मॉन्टेसरी है, फिर ह्यूरिस्टिक है, फिर प्रोजेक्ट है। ये 4 जो हैं ये खेल विधि पर आधारित है। फिर NAP आपका आ जाएगा नेशनल पॉलिसी एजुकेशन है, ठीक है ना। तो 2020 है, सॉरी ये 2020 का बात है। 20 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है NAP 2020 में जो एजुकेशन को डिवाइड किया गया है वो मतलब 4 स्टेप में डिवाइड किया गया, जैसे 5, 3, 3, 4। तो कितने 5 हो गया, 3 + 3 + 4 इतने उसमें बच्चों डिवाइड किया गया है इसको जो है। तो पहला जो है, पहला यही वाला 5 वाला है, जो पहला चलेगा वो फाउंडेशन चलेगा। फाउंडेशन में क्या होगा, ये 3 वर्ष तक 3 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को सेकंड क्लास तक शिक्षा प्रदान की जाती है और बाकी जो है जो मतलब टोटल 5 तक चलता है, ठीक है। तो सेकंड इसमें मतलब एक क्लास 1 और क्लास 2 का जो है इसमें एजुकेशन दिया जाता है और बाकी जो है क्लास 1 और 2 से पहले जो है वो संबंधित उनका एक्टिविटीज़ करवाया जाता है बच्चों से संबंधित जो होता है। आजकल प्ले ग्रुप वाला स्कूल चल रहा है, तो उसी संबंधित उन सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है क्लास 3 वर्ष तक खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है, बाकी 2 साल जो है वो क्या किया जाता है, वो बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान की जाती है। तो स्कूली शिक्षा में क्या हो जाएगा कि क्लास 1 और क्लास 2 क्लियर यहाँ तक। तो ये 5 वाला आपका हो गया है और फिर इसके बाद क्लास 3 चले, मतलब ये तीसरा वाला चलेगा, प्रीपरेटरी जो है मतलब प्रारंभिक स्टेज जो होता है। तो इसमें क्या है, क्लास 3 से 5 तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी और इसमें इस स्टेज में जो है क्रियात्मक शिक्षा पर बल दिया जाएगा, जिससे कि बच्चा करके सीखे या क्रिया के माध्यम से जो भी होता है उसको सिखाया जाता है। फिर इसके बाद जो है अगला फिर चलेगा मतलब ये, और इसमें जो है सेकेंड स्टेज में जो है उसमें मातृभाषा पे मतलब जो भाषा है, बच्चे का भाषा का डेवलपमेंट वहाँ पे बात हो रहा है, मतलब भाषा कैसे सिखाएंगे, क्या होगा। तो जो भाषा का हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा मदर टंग। पहले हम मदर टंग का बात करेंगे। जो भी हमको सिखाना है मदर टंग को बेस बनाएंगे और उसके माध्यम से हम अन्य भाषाएं सिखाएंगे, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अदरवाइज जो भी भाषा है। तो पहले हमारा बेस क्या होगा, बेस होगा हमारा मदर टंग। उसके बाद आगे हम जो भी भाषा हमको सीखनी है उसको बेस बना के हम चलेंगे। फिर तीसरा है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में क्या है, क्लास कौन सा चलेगा, 6 to 8 चलेगा। एज कितना रहेगा, 11 से 14 रहेगा। सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SST, साइंस, कंप्यूटर। और यहाँ पर भी वही है, मदर टंग को बेस बनाएंगे और बाकी चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा। फिर इसके बाद सेकेंडरी में हम चलेंगे। सेकेंडरी स्टेज में क्लास रहेगा कितना, 9 से 12 और एज जो रहेगा वो 14 साल से 18 साल तक रहेगा और सब्जेक्ट्स मल्टीपल रहेगा उसका, अपना जो उसको चॉइस करना है वो सब्जेक्ट लेगा। मतलब आप 9 से 12 में आप जानते हैं अलग अलग साइड का पढ़ाई होता है, जैसे आर्ट भी होता है, कला भी होता है और साइंस भी होता है, इन सारी चीज़ें। तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जो आपको चॉइस है वो आप लीजिए, पढ़िए आराम से। फिर लैंग्वेज का बात करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, ETC, इन सारी चीज़ों को हम बेस बनाएंगे। तो चलिए क्लास यहाँ पे समाप्त होता है और ये चैनल का लिंक है और टेलीग्राम का, क्योंकि अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करिए और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही देते हैं, इसकी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए क्लास समाप्त करते हैं और
मिलते हैं अगली क्लास में।